नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी नेताओं को दायित्व बांटे हैं। शेर सिंह गड़िया को 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया है, तो वहीं विनय रोहिला को राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोनों दायित्वधारियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा और इसके साथ ही अन्य लोगों को भी दायित्व दिए गए हैं, जिनमें अनिल नौटियाल को औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष, संजय सहगल को ग्रामीण स्वास्थ्य सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष, राजपाल रावत को पीएमजीएसवाई अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष, गोविंद पिलखवाल को चाय विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष पद दिया गया है, जबकि जगवीर भंडारी को बागवानी बोर्ड का उपाध्यक्ष पद, तरुण बंसल राज्य उद्योग मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष, संजय नेगी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष, सुरेंद्र मोघा समाज कल्याण योजना समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इन सभी का दर्जा राज्य मंत्री का होगा। और इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दायित्व सौंपा गया है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या काम में तेजी लाने के लिए ही इस तरह के दायित्व तमाम लोगों को सौंपे गए हैं और राज्य मंत्री का दर्जा इन्हें दे दिया गया है? बिल्कुल नीलू, जो बात आपने कही कि काम में तेजी लाना, इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि टीम जितनी बड़ी होगी उतने जनता तक ज्यादा बातें पहुंचेंगी और सरकार की जो योजना है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उनको किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए, कैसे उन उपलब्धियों को बताया जाए जनता को। तो टीम जितनी बड़ी होगी उतनी उसमें आसानी होगी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो शेर सिंह गड़िया, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो ये पद खाली हुआ था। नरेश बंसल जो अभी राज्यसभा सांसद बने, उनकी जगह पर इनको यहाँ पर मिली है। इसके अलावा विनय रोहिला दिल्ली में चुनाव जब था तो वहां पर उन्हें बड़ा कमान सौंपी गई थी उत्तराखंड की तरफ से। तो ऐसे नेता जो अभी तक एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री ने यहां पर दायित्व दिए हैं। 9 राज्य मंत्री हैं, 2 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही है कि सरकार का लगभग 1-1.25 साल का वक्त अभी बचा है। तो किस तरीके से बड़ी टीम के साथ पूरे काम को जमीन तक ले जाया जाए और बीजेपी का जो संगठन नजर आता है, चाहे वो कार्यक्रमों को लिहाज से हो या फिर अब सरकार में जो टीम होती है, बड़े नंबर होता है, उस लिहाज से वो यहां पर नजर आ रहा है। नीलू, बिल्कुल दीपांकर, और सबसे बड़ी बात यह है चूंकि अब विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे समय में अब दायित्व का बंटवारा किया गया है, तो क्या हम इसको विकास के साथ साथ चुनाव से भी जोड़कर देखें? क्योंकि संगठन को मजबूत करना है, काम में तेजी लेके आना है और फिर इसी बिना पर आपको चुनाव में वोट भी मांगना है। मुख्यमंत्री से अक्सर जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या वो इस तरीके से देखते हैं इन बातों को, तो उनका कहना होता है कि हर बात को चुनावी मोड से नहीं जोड़ना चाहिए। उनका कहना है कि संगठन अपना काम करता है, सरकार अपने काम करती है, लेकिन जब चुनाव आएगा उस वक्त बीजेपी का संगठन इतना मजबूत जरूर है इस वक्त पर, साल 2020 में अगर बात करें, राज्य में बात करें या केंद्र में बात करें, कि इलेक्शन उनके लिए एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है। तो मुख्यमंत्री जब भी सवाल ये पूछा गया कि क्या उसके जोड़ के देखते, उन्होंने हमेशा इस बात से इनकार किया कि इन बातों को चुनावी मोड से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर टीम आपकी जितनी बड़ी होगी, सरकार के काम जितने होंगे और वो काम अगर जन जन तक पहुंचेंगे तो उसमें टीम की जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर टीम अच्छी होगी, टीम बेहतर होगी, तो उसका चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा जरूर नजर आएगा। नीलू, बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखते हैं, लेकिन अगर दूर की चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चुनाव से जरूर जोड़ता है, क्योंकि विकास की बात लगातार बीजेपी करती आई है और विकास को लेकर ही तेजी आए, वो एक बड़ा इसमें जो दायित्व बांटा गया है, एक बड़ा सवाल इसमें खड़ा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में डिफेंस एडवाइजर को नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नेगी को मुख्यमंत्री का डिफेंस एडवाइजर नियुक्त किया गया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जयवीर सिंह नेगी को सैन्य और सीमांत क्षेत्र सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी IMA देहरादून के कमांडेंट रह चुके हैं और इसी साल रिटायर भी हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल और चीन से लगती हैं, इसलिए सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है। और उत्तराखंड को जल्द ही 2 और बांधों की सौगात मिलने जा रही है। इसमें पेयजल
और सिंचाई को लेकर बड़ा फायदा होगा। देहरादून में सौंग तो नैनीताल जिले में जमरानी बांध का शिलान्यास इस साल के आखिर तक और अगले साल की शुरुआत तक हो सकता है। दोनों बांधों के बनने का इंतजार कई सालों से हो रहा है, लेकिन सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्द वो दोनों बांधों का शिलान्यास करेंगे। सौंग बांध बनने से जहां राजधानी देहरादून समेत बड़े क्षेत्र को पानी मिलेगा, वहीं जमरानी बांध से हल्द्वानी और आसपास के इलाकों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जो दो बड़े प्रोजेक्ट हमारे आने वाले वर्ष में जिनके हम शुरुआत कर पाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग इस वर्ष के आखिर तक उनकी शुरुआत कर लेंगे। देहरादून में सौंग बांध परियोजना है और नैनीताल जिले में जमरानी बांध परियोजना है, जो लगभग 44 वर्षों से प्रतीक्षित है। जो इसी तरह सौंग भी 20 वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षा में था। अब बहुत जल्दी उसका भी हम शिलान्यास करेंगे। और सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि सतत विकास के लिए साल 2030 तक का जो टारगेट रखा गया है, उसके लिए और तेजी से प्रयास की जरूरत है। वहीं कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम भी हुआ है। सीएम ने ये बात सतत विकास के लक्ष्यों की निगरानी के लिए बनाए गए डैशबोर्ड की शुरुआत के दौरान कही। सीएम ने कहा कि राज्य में कुपोषण मुक्ति अभियान, अटल आयुष्मान योजना, पानी बचाने, नदियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी दिन रात एक किए हुए है। 4 दिसंबर को जब नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे तो नेपाली फॉर्म से गायत्री परिवार परिसर तक 8 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर बीजेपी वर्कर्स उनका स्वागत करेंगे। तो 5 दिसंबर को देहरादून आगमन पर लक्ष्मण सिद्धव मंदिर के से बीजापुर गेस्ट हाउस तक 11 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें करीब 10,000 पार्टी वर्कर्स शामिल होंगे। इस दौरान एक स्पेशल टीम भी होगी जो कोविड नियमों का पालन भी कराएगी। लगभग 10,000 कार्यकर्ता हमारा सड़कों पर होगा। एक लंबी चेन, लगभग 8 किलोमीटर की लंबी मानव चेन हम लोग नेपाली फार्म से और गायत्री परिवार तक बनाएंगे, हरिद्वार तक। और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। 180 कार्यकर्ताओं के बाद एक गैप देंगे, फिर 180 कार्यकर्ता हमारा खड़ा होगा। उसी प्रकार से लक्ष्मण सिद्ध मंदिर से लेकर के और बीजापुर गेस्ट हाउस तक अधिकांश कार्यकर्ता स्वागत में उनके रहेंगे। और बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का इंतजार कर रही है, लेकिन कांग्रेस में किसी का इंतजार नहीं है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस में कलह की खबरें हैं और यही हालत 2022 में कांग्रेस का काम खराब भी कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 दिसंबर से 4 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। 57 विधायकों की सरकार के बावजूद बीजेपी 2022 चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती, लेकिन कांग्रेस के हाल बिल्कुल उल्टे हैं। इसमें विधायक 11 हैं और विवाद हजारों। दिल्ली से लेकर देहरादून तक पार्टी के बड़े नेताओं में कुर्सी की होड़ मची है। 2017 की करारी हार के बाद दिल्ली से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता संगठन का हाल जानने उत्तराखंड नहीं आया। यानी उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की वो दिलचस्पी नहीं दिखती जो बीजेपी में दिखती है। बड़े नेतृत्व में उतना झगड़ा नहीं है। जो छुटभइये हैं, जिन्होंने आज तक पार्षद नहीं बन पाए, जो कोई चुनाव नहीं लड़े हैं अपनी जिंदगी में, उन लोगों को पद दे दिए गए हैं और उन पदों में बैठकर उनको ये पता नहीं है हमको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इससे पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के उनको पद मिल गए हैं। और जो कार्यकर्ता 40 साल 30 साल से दरिया बिछाने का काम कर रहा है, माइक लगाने का काम कर रहा है, वो आज भी नीचे बैठे हुए हैं। उनको बोलने का, उनके अधिकारों का यह हनन है। ऐसे लोगों पर आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व को लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ना तो प्रीतम सिंह जी डायरेक्ट कुछ कह रहे हैं, ना हरीश रावत जी डायरेक्ट कुछ कह रहे हैं। कहने वाले कुछ और लोग हैं और उन लोगों से पार्टी को बचाया जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस उत्तराखंड में कभी गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, सुशील कुमार शिंदे प्रभारी थे। वहां 2017 के बाद अनुग्रह नारायण सिंह और देवेंद्र यादव आए, जिनके लिए पार्टी संभालने से ज्यादा पहचान बनाना चुनौती बन गया। और अनुशासन वाली बीजेपी के सामने कांग्रेस नेता बेलगाम नजर आए। संगठन यहाँ टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। इसकी ताकत बड़े बड़े लीडर थे, और क्यों नहीं एक हो रहे? तो सेंटर को फोकस करना चाहिए। और यही वजह हुई कि आप देखें कि 2016 में जो है आधी कांग्रेस टूट के बीजेपी में चली गई। अगर केंद्र ने ध्यान दिया होता या केंद्र की बड़ी लीडरशिप यहाँ आती या फोकस करती इन लोगों को एका करने की
वो करती, अपने लिहाजे में भी समझाने की कोशिश करती, तो शायद कांग्रेस की ऐसी स्थिति ना होती। लेकिन बीजेपी में बिल्कुल उलट है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सबसे बड़ी दुर्गति 2017 में हुई और अब 2022 का चुनाव सिर पर है। लेकिन दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस के बड़े नेता जिस तरह पार्टी को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं, ऐसे में कमांड और कंट्रोल की राजनीति करने वाली बीजेपी से मुकाबला मुश्किल हो सकता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। डीजीपी अशोक कुमार ने चार्ज लेते ही तेजी दिखाई और सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, सेनानायकों और पुलिस की सभी शाखाओं के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की। डीजीपी ने कहा कि अपराधी पुलिस से डरे और सामान्य लोग सम्मानित महसूस करें, ऐसा माहौल बनाना होगा। साथ ही कहा कि पुलिस की छवि पर भी लगातार काम हो। डीजीपी ने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उत्तराखंड में पहली बार पुलिस जवानों की समस्याओं को दूर करने के लिए डीजीपी का दरबार लगाया जा रहा है, जहां पर पुलिस जवानों की समस्याओं को नए डीजीपी अशोक कुमार सुनेंगे और मौके पर ही इन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बुधवार को होने वाले देहरादून की पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में घुसे गुलदार का आखिरकार रेस्क्यू कर ही लिया गया। 12 घंटे बाद गुलदार को रेस्क्यू किया गया। गुलदार एयरपोर्ट में आने के बाद ड्रेनेज में जा घुसा था और उसे निकालने में खासी मुश्किलें आई। जेसीबी मंगवाकर ड्रेनेज को तोड़ा गया, वहां पिंजरा लगाया गया और गुलदार पिंजरे में आ गया। फिलहाल गुलदार को निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रेनेज को तोड़ा गया, तब जाकर इस गुलदार को निकाला जा सका। हालांकि एहतियात के तौर पर पहले से वहां पर पिंजरा लगाया गया था जिसमें गुलदार को रखा गया। तो ड्रेनेज तोड़कर पिंजरा लगाया गया और फिर इस गुलदार को बाहर निकाला गया। लगभग 22 घंटे से, यानी कल से ये गुलदार इस पाइप में फंसा हुआ था। निकालने की बहुत कोशिश हो रही थी लेकिन इसे नहीं निकाला जा सका। बाद में ड्रेनेज को तोड़कर गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ा गया। और चमोली में जोशीमठ के बलदौड़ा और पेंका क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने गुलदार को पकड़ने का वन विभाग ने दावा किया है। वन विभाग के मुताबिक पकड़ा गया गुलदार वही है जिसके हमले में 2 दिन पहले एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। ग्रामीणों ने गुलदार को आदमखोर पकड़ने की मांग भी की थी, जिसके बाद वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। पिंजरा वहाँ पर लगाया, क्षेत्र को सुरक्षित किया। बाघ जो है, ये गुलदार या बाघ जो भी है, ये वहाँ घूमता ही रह रहा था। इस पर नज़र रखी गई और इसको सुरक्षित कर दिया गया है उसके लिए। और उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 473 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना के कुल केस 75,000 के पार पहुंच गए, जबकि एक्टिव केस इस वक्त 4900 है, यानी 4,900। देहरादून में आज कोरोना के 164 नए केस सामने आए। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। चल जाए तो सवाल बन जाता है, क्या